नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। स्पेशल शो मंथन लेकर हाजिर हूं। बांग्लादेश में इस समय तख्तापलट हो चुका है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी वो वहां से भागकर इस समय भारत पहुंच चुकी है। अब आगे कहां जाना है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने शरण देने से मना कर दिया है। आखिर कहानी क्या है, हुआ कैसे, कौन लोग इसके पीछे हैं, ये एक लंबी दास्तान है। क्योंकि बांग्लादेश की जो सेना है वो कभी भी शेख हसीना की तरफदारी में नहीं रही, वफादार नहीं रही। अंदर खाते से या बाहर से कई बार विद्रोह हुआ, लेकिन आखिर अब जो घटना वहां पर घटी उसमें उसी सेना ने शेख हसीना को कुछ ही घंटों का समय दिया और कहा कि आप देश छोड़ के चले जाओ, सुरक्षित रहोगे। आज इसी पर हम मंथन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो गेस्ट हैं, कर्नल एस पठानिया जी और कर्नल जम्वाल साहब। नमस्कार जी। संजय जम्वाल। तो जो इस समय स्थिति है, भारत पर क्या असर पड़ सकता है? भारत की सीमा जो बांग्लादेश से बहुत ज्यादा लगी हुई है और जमायते इस्लामी का कैडर जो जेलों में बंद था, जिनकी संख्या 2000 के करीब बताई जा रही है, वो वहां से फरार हो चुके हैं। अब भारत पर इसका क्या असर रहेगा, इस पर बात करेंगे। कर्नल पठानिया, पहला सवाल यह है कि बांग्लादेश के अंदर जो ये विद्रोह हुआ, ये अचानक था या इसकी प्लानिंग आहिस्ता हो रही थी? देखिए पवन जी, थैंक यू वेरी मच हमें मौका देने के लिए। अभी अगर आपने ये सवाल पूछा है, देखिए ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। वो कहानी ये है कि शेख हसीना ने 2009 में बागडोर संभाली थी प्रधानमंत्री, और उसका बीच में उन्होंने जो अपने उनके जो प्रतिद्वंदी थे, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, उनका दमन किया, जिसमें खालिद जिया की पार्टी आती है। 2018 में उनको जेल में भेज दिया गया। और अभी जो नई चीज ऊपर के सामने आई है वो ये थी कि 1972 में, 71 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। 1972 में उन्होंने एक कोटा बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया, उनके लिए उन्होंने 30% रिजर्वेशन या कोटा जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब में रख दिया। उसके बाद सब्सिक्वेंटली 1997 और 2018 में दोबारा उसको एक्सटेंड किया गया। जो फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रन थे और ग्रैंड चिल्ड्रन थे, इस समय जो सिचुएशन चल रही थी उसमें बांग्लादेश में जो रिजर्वेशन थी वो 56% थी, और स्टूडेंट ये लोग चाहते थे कि उसको जो रिजर्वेशन कोटा को खत्म किया जाए। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अभी ये आस्ते आस्ते जब ऐसी कोई इशू उठता है तो इसमें देखिए भारत के कुछ प्लेयर भी हैं, चाइना भी इंटरेस्टेड है, अमेरिका भी इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है, ISA भी। तो उसके अंदर जो एजिटेशन के अंदर जो चिंगारी डालने का काम किया, उसके अंदर जब बात कर रहे हैं हम, जमायते इस्लामी ने, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद जब ये वायलेंट होते गए प्रोटेस्ट, और तकरीबन 500 के करीब जो लोग मर गए हैं, तो पुलिस के दमन की वजह से जब उन्होंने डाका मार्च किया, तकरीबन 10 लाख लोगों की बात होती है, वो पहुंचे शेख हसीना के जो रेजिडेंस है, और उससे पहले आर्मी ने उनको नोटिस दे दिया कि 45 मिनट के अंदर आप रिजाइन करके देश से निकलिए। उसके आगे की कहानी आपको पता है कि उन्होंने वहाँ से चॉपर लिया, चॉपर्स के बाद उन्होंने C-130 ले लिया और वो इंडिया में आके लैंड कर गई। और जहाँ तक उनकी रिफ्यूज का सवाल है एसाइलम का, US से UK कोई भी कंट्री मान नहीं, वो भी हो सकता है कि आने वाले समय में फॉर ए वेरी कंसिडरेबल पीरियड शी रिमेन्स इन इंडिया। लेकिन भारत में अगर वो रहती है, जिस तरह के हालात इस समय बांग्लादेश के भीतर है, कर्नल जवाल साहब, हिंदुओं को वहाँ पर मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। वहाँ पर 120 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, उनमें से कई लोगों की हत्याएं हो गई हैं। अवामी लीग जो थी पार्टी शेख हसीना की, उसके कैडर को मार दिया गया है। जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, जेलों में बंद थे, खालिदा जिया समेत, उनको रिहा कर दिया गया है। आखिर कौन है मास्टरमाइंड जो इस तरह की चीजें वहाँ पर जमायते इस्लामी को पावरफुल कर रहा है? क्या इसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा? पवन जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मुझे यहाँ आज आकर बोलने का मौका दिया आपने। अभी जो आपने एक मुद्दा उठाया, बड़ा अहम मुद्दा है, हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा। ये मुद्दा आज से नहीं है, ये मुद्दा तब से है जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ। लेकिन समय समय पर जितनी भी वहाँ पर सरकारें रही, उनके साथ भारत सरकार एक
अहम रास्ता निकालती रही, जिसकी वजह से हिंदू जो है वो वहाँ पर सुरक्षित रह सके और हिंदू जो माइनॉरिटी है उनके धर्मस्थलों को बचाया जा सके। चाहे वो खालिदा जिया की गवर्नमेंट थी, चाहे वो शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट थी, चाहे वो रजनी साहब का जो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर जिन्होंने शरण ली है इनकी सरकार रही हो। भारत का हमेशा रवैया यही रहा है कि किसी भी तरह से हमारे रीजन के अंदर में एक स्टेबिलिटी लाई जाए। उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए एक वाया मीडिया निकाला जाए जिससे हमारे पड़ोसी जो हैं वो भी खुश रह सके और हम भी जो है उनके साथ व्यापार कर सकें। भारत का जो है अपने पड़ोस में एक अनस्टेबल नेबर होना भारत के लिए अच्छा नहीं है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कभी भी इस चीज़ को पनपने नहीं दिया कि बांग्लादेश जो है वो एक अनस्टेबल नेबर हमारे बन जाए। अभी तक जितनी भी सरकारें रही, भारत ने हमेशा ये कोशिश की 3-4 मुद्दों पे उनके साथ बना के रखने की। नंबर 1 मुद्दा था ट्रेड का। अब ट्रेड जो है एक बड़ा अहम मुद्दा है जिसमें दोनों देशों को फायदा होता है। दोनों को फायदा, बिल्कुल। और अगर आप देखें तो यहाँ से एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसके निस्बत वहाँ से इंपोर्ट करते हैं हम टेक्सटाइल को, और उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़्यादातर हमारे यहाँ पर हिंदुस्तानी हैं जो जाकर वहाँ पर उन्होंने तकरीबन 15 या 20% फैक्ट्रियाँ जो वो हिंदुस्तानियों ने लगाई हैं। तो जिन्होंने लगाई हैं वो आफ्टरऑल जो हिंदुस्तानी है उनका इंटरेस्ट देखना हमारी सरकार का काम रहा है। तो ट्रेड एक बहुत अहम मुद्दा था। दूसरा मुद्दा क्या था जो आपने मुद्दा उठाया, जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी का रुझान हमेशा एक टेररिज्म को बढ़ावा देने वाला एक कट्टरपंथी रुझान वाला पार्टी थी वो। इस मुद्दे को यानी कि टेररिज्म सिर्फ ना उठा सके, हमेशा से जो प्रधानमंत्री अपना शेख हसीना थी उन्होंने ये कोशिश की कि दैट इस पार्टी को या जमात इस्लामी को उस लेवल तक, एक्सट्रीमिज्म के लेवल तक ना जाने दिया जाए। एक्सट्रीमिस्ट को कंट्रोल में रखा जो हमारे फायदे में था। क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट कंट्रोल में थे, उन्होंने एक साझेदारी की हमारे साथ जिसमें हमने उनके साथ ट्रेड के अलावा उनके विकास में सहयोग किया। ट्रेन रूट्स बनाए, वहाँ पे पोर्ट्स को हमने बढ़ावा दिया ताकि ट्रेड भी आसान हो, साथ में एक देश की इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सके। तो दूसरा मुद्दा इकोनॉमी का आ जाता है। तीसरा मुद्दा आ जाता है रीजनल सिक्योरिटी का। अब रीजनल सिक्योरिटी में ये बहुत ज़रूरी आ जाता है, खाली हिंदुस्तान में हमारे पास जो पाकिस्तान इसके साथ लगते हुए बांग्लादेश के साथ लगते हुए सीमाएं हैं, उन सीमाओं के साथ जितनी हमारी तकरीबन 6 स्टेट्स लगती हैं, इन 6 स्टेट्स के जरिए देश के अंदर में कोई घुसपैठ ना हो। इस घुसपैठ को रोकने के लिए सहयोग बांग्लादेश की तरफ से भी था। बांग्लादेश गार्ड्स ने और बीएसएफ ने मिलकर इस काम को सरंजाम दिया ताकि उस घुसपैठ को रोका जा सके। चाहे वो घुसपैठ हिंदुओं की हो, चाहे वो घुसपैठ मुस्लिम पक्ष की हो या किसी भी तरीके से किसी भी दूसरे पक्ष की हो। बिल्कुल जमाल साहब, आपने बहुत अहम पहलू पे बात की है। मैं पठानी साहब के पास फिर आना चाहूँगा। पठानी साहब, यूके, यूएसए, यहाँ पर बैठे वो लोग जो बांग्लादेश के थे, वो चाहे बिजनेसमैन थे, चाहे वो नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस, या फिर वो लोग जो वहाँ पर बैठ के यहाँ की बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल कर रहे थे। खालिदा जिया जो जेल में थी, उसका बेटा जो भगोड़ा जहाँ से था बांग्लादेश से, उसकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ बैठक होना और उसके बाद ये प्लानिंग करना। कहीं ना कहीं जो शेख हसीना ने अपने इंटरव्यू में कुछ रोज़ पहले ये कहा था कि कोई वाइट मैन है जो चाहता है कि मुझे एयर बेस के लिए बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के ऊपर एक आइलैंड चाहिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे। सरकार जो चुनाव जीता था उसमें, उसके बाद ही ये सारा तख्ता पलटने की कवायद शुरू हुई। देखिए पवन जी, क्या होता है कि मई के महीने में एक शख्सियत है डोनाल्ड लू, जिनको रीम चेंज करने का एक्सपर्ट माना जाता है। अभी शायद उन्होंने नाम नहीं बताया था। वाइट मैन, वही वाइट मैन डोनाल्ड लू, उनका नाम डोनाल्ड लू, मैं आपको बता देता हूँ। अभी हुआ क्या कि शेख हसीना ने जब अपना इलेक्शन जीता जनवरी में, तो वो एक किस्म का रिग्ड इलेक्शन था क्योंकि जो भी अपोनेंट थे वो सब जेल में थे। उसके लिए भी वहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन थी। शेख हसीना ने क्या किया,
अमेरिका ने उनसे बेस मांगी बांग्लादेश के अंदर, ताकि उस बेस का वो यूज कर सके साउथ चाइना सी पे नजर रखने के लिए। उन्होंने हसीना जी ने मना कर दिया। हसीना जी इसी बीच चाइना के साथ भी अपने रिश्ते बनाना चाहती थी। उन्होंने एक चाइना के चक्कर भी लगाया, वहाँ पे 2 दिन की विजिट कट शॉट करके आ गए। और उसमें जब वो उनकी बात वहाँ पे नहीं बनी, क्योंकि चाइना वो है बांग्लादेश में पूरी तरह पेनिट्रेट कर चुका है, तकरीबन वो 6-7 बिलियन डॉलर इनको पैसा भी दे चुका है, और इनकी इकॉनमी में जो सुधार आया था उसके पीछे उस पैसे का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा ये चाहता है चाइना कि बांग्लादेश की जो लेवल है वो चाइना में काम करे, और इन्होंने बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी में जो मैंडरिन चाइनीज लैंग्वेज है वो भी शुरू करा दी। उसके बाद ये भी पता चला कि तिस्ता रिवर के अंदर जो हमारी सिलीगुड़ी आता एरिया जहाँ पे बॉटल नेक है, तो वहाँ भी उनको वो दे रही थी उसको डेवलप करने की जो सारी जिम्मेवारी है तिस्ता रिवर को चाइना को दे रही थी। बाद में मोदी जी ने बात करके उसको थोड़ा हटाया। तो महबूबा शेख हसीना हर जगह एक डबल गेम खेल रही, और उसकी अभी आप देखते हैं नतीजे कि इंडिया के साथ भी उन्होंने ये इम्प्रेशन दिया हुआ था, और होता भी ऐसा है। देखिए, कोई भी देश हो वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। उसके बाद आपके आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक। जैसे जवाब साहब बात कर रहे थे ट्रेड की, ट्रेड मैटर नहीं करता है। यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या है कि 5 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट में उनकी बाउंड्री हमारे साथ है, टोटल बाउंड्री जो है 4000 किलोमीटर से ज्यादा है हमारे बांग्लादेश के साथ। अभी एक ये भी थोड़ी चल रही है कि यूएसए एक क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहता है, जिसमें वो बांग्लादेश और म्यांमार का कुछ हिस्सा, क्या जो कुकी भी है, कुछ म्यांमार का हिस्सा है, म्यांमार का कुछ बांग्लादेश का हिस्सा है, तो क्रिश्चियन नेशन बनाने की सोच रहे हैं, और उनका जो स्ट्रेटेजी है वो ऑन है। तो इस समय हमारे लिए जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि बांग्लादेश में अभी कट्टरवादी या जिहादी गवर्नमेंट आ जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी देख लीजिए, जमात इस्लामी देख लीजिए, उसके और वो आर्मी जो है, आर्मी जो अपना रोल वहाँ पे पाकिस्तान की तरह बहुत कूक हुई है। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान का पूरा परिवार जो है उसको किल किया गया। उसके बाद एक फिर आर्मी जनरल, ब्रिगेडियर आए, जनरल आए, तो वहाँ भी ये सिस्टम चल रहा है कि आर्मी कू करती है। अभी जो इनके नए चीफ है वो अभी तक सिचुएशन कल तक कंट्रोल नहीं हुई थी इनसे। मोहम्मद यूनिस को जो रिक्वायरमेंट है, ये जो प्रोजेक्शन है, वो स्टूडेंट की तरफ से आई नहीं। अभी सवाल ये है कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस व्हाट इंडिया शुड डू। हमारे पास 2 ऑप्शन है, 3। एक तो हम चुपचाप बैठे देखते रहे, मॉनिटर करते रहे, वो इंडिया करता है। बिकॉज ये चीज मैं जैसे बोलो एक हफ्ते या 2 हफ्ते 3 के अंदर नहीं हुई, और इनकी जो इंटेलिजेंस होती है इंडिया की, वैसे तो काफी इनको सारा पता था, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी जो अपने लोग थे उनको नहीं निकाला गया। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, तो बस के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, बट क्वेश्चन ये है कि इनको सब पता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और इसके जो रिजल्ट है वो क्या निकले। अभी इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? एक तो उनको देखता रहे, डिप्लोमेटिक लेवल पे काम करता रहे, या इंडिया अपने आप को असर्ट करे। बांग्लादेश को इन नो अनसर्टेन टर्म्स they have to tell their chief of the army staff that any casualty which happens to our Hindu या उनके जो टेम्पल के ऊपर है, you will be directly responsible। अगर हम उनके साथ सॉफ्ट पेडलिंग करते हैं, हम अपने फ्लैग को देखते हैं, तो हमें एक रीजनल पावर का जो रोल है वो अदा करना चाहिए। हमें बांग्लादेश से डरने की जरूरत क्या है? देखिए, कल को क्या हो जाएगा, ट्रेन खत्म हो जाएगा, कल को क्या हो जाएगा, वो ISI वहाँ पे घुस जाएगी, चाइना वहाँ घुस जाएगा, वो जो 5 स्टेट है इसकी उनके ऊपर वो इंसर्जेंसी शुरू कर देंगे। वी शुड बी कैपेबल ऑफ डीलिंग विद दैट। तो हमें डर की जगह रिएक्टिव अप्रोच, जो हमारा हॉलमार्क है हमारी इंडिया का, वी हैव टू बिकम प्रोएक्टिव। और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि हमें इस समय डरने की बजाय एक्शन मोड में आना चाहिए, और जो वहाँ पर हो रहा है, हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल है वो तोड़े जा रहे हैं, जहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको पहले सेव करना चाहिए, जिनकी संख्या लगभग करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है, 120 करोड़ के आसपास वहाँ पर हिंदू हैं। जबाल साहब, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पहले भी बांग्लादेश के अंदर वो इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है, वहाँ पर उनके डेट काम करते हैं, और साथ में अब जो जमायत इस्लामी के लोगों को जेल तोड़कर बाहर आना या जेल से किसी दूसरे तरीके से बाहर निकालना, एक माहौल वहाँ पर बन रहा है कट्टरपंथियों का।
और इस समय भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, जिसमें अगर हम बात करें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में तो हालात खराब हो गए, पाकिस्तान के साथ तो पहले बनती नहीं थी, मालदीव पे भी बुरी हालत है, वहाँ भी चाइना इन्फिल्ट्रेट है और वो भी भारत से खफा है। तो कहीं ना कहीं सराउंडिंग में जो अपने पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ पर अगर इस तरह की अराजकता, यहाँ पर विद्रोह शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर इस तरह के माहौल बनते हैं, तो तमाम वो कंट्रीज जो पहले ही भारत के ऊपर गिद्ध की तरह आंखें रखे हुए हैं, वो वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके बैठ जाते हैं। तो इसका असर नहीं पड़ेगा क्या भारत पर? सही बात है आपकी, बिल्कुल असर जो है भारत पर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। ये चीज़ देखने में भी आई है कि दैट आईएसआई जो है वो जमायत इस्लामी को पहले भी प्रोत्साहन देती रही है, और अब तो वहाँ पर तख्ता पलट होने के बाद जो कट्टरपंथी है वो जेल से भी छूट गए हैं और उनको प्रोत्साहन अब ओपनली मिलेगा आईएसआई की तरफ से। आईएसआई के अलावा चाइना का फैक्टर भी है। चाइना भी ये चाहेगा कि किसी भी तरीके जो हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है इकोनॉमिकली या मिलिटरली, उसको जो है वो डिस्टेबलाइज किया जा सके। हिंदुस्तान की सीमाएं ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना के साथ काफ़ी लंबी खिंची हुई है, जहाँ पर पिछले कई सालों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे तनाव की स्थिति में अगर हमारा एक और पड़ोसी जो बांग्लादेश है, वहाँ पर हमारे पास अगर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो हमारी फोर्सेस के ऊपर में एक और बॉर्डर जो है वो प्रिवेंट करना इनकर्शंस को, टेररिज्म को, इसके अलावा वहाँ से अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट आती है उसको नलीफाई करना, ये सब जिम्मेवारी आ जाएगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि दैट आईएसआई की थ्रेट, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट के फॉर्म में हो, चाहे वहाँ पर वो जो गवर्नमेंट बने, अगर वो जिहादी गवर्नमेंट है अगर बनती है या जिहादियों का सपोर्ट होता है, तो हमारे लिए, हमारी फोर्सेस के लिए एज ए नेशन हमारे लिए एक साकार थ्रेट देखने को मिलेगी, जिसके लिए हमारे को एक वायबल ऑप्शन ढूंढकर उसको नकार करने की जरूरत है। पठानिया साहब, भारत को इस समय क्या कड़ा एक्शन लेना चाहिए? जिस तरह से एक बार श्रीलंका में जब वहां पर उपद्रवियों ने हालात को इस तरह से खराब कर दिया था, तब ये लगने लगा था कि एक नया बेस यूएसए का आसपास कहीं शिफ्ट ना हो जाए, श्रीलंका में आकर बैठ जाए तो बिल्कुल बॉर्डर और उनके लिए नज़दीक हो जाएगा। तो क्या भारत को श्रीलंका की तरह यहाँ भी अपनी फोर्स को अब घुसाने की जरूरत है? कि आईपीएफ की अंदर हम बात करते हैं, दैट वाज अ टोटल डिफरेंट बॉलिंग। आईपीएफ के अंदर हमें वहाँ की गवर्नमेंट ने बुलाया था एक इंसर्जेंट ग्रुप को सब रेस लड़ने के लिए। यहाँ पे जो सिचुएशन है, मैं थोड़ा सा थ्रेट एनालिसिस करूँगा 2 मिनट दूंगा। इस समय हमारे जो एडवर्सरी कौन है? चाइना, पाकिस्तान तो है, यूएसए, ये तीनों कंट्री, और इसमें रशिया भी आप शामिल कर लेंगे। भारत की यदि जो ग्रोथ हो रही है मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली, नोबडी वांट्स इंडिया टू गो। सब रोकने के लिए तैयार बैठे हैं। उसके बाद आप देखिए, वो शायद उनकी मजबूरी भी है कि अगर नहीं रोकेंगे तो कंट्री कहीं ना कहीं आगे चली जाएगी। होता है यूएसए की जो पॉलिसी है, उनका जो वो अपना फायदा देखते हैं, जैसे बोला अपना वो नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इराक में जब घुसे तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें उनके पास है, उनके पास वे भी दौर है, हमारे पास नहीं है। हमें तो इस समय अपने आप को डिफेंसिव मोड में लाना पड़ेगा। तो ये हमारे एडवर्सरी हो गए। उसके बाद अपने पड़ोसियों पर नजर मारी है। आपके पास पाकिस्तान एज इट इज होस्टाइल नेशन, बांग्लादेश न्यूट्रल, इट मे बिकम होस्टाइल द थिंग्स आर हैपनिंग। बिल्कुल वो तो श्रीलंका बहुत छोटा देश है, मैत्री मिल कहते हैं, उससे हमारी बाउंड्री भी नहीं लगती है। म्यांमार अगेन इट इज इन द ग्रिप ऑफ चाइनीज। मालदीव अगेन इट डजंट मैटर। तो इस समय 2.5 फ्रंट के ऊपर इंडियन आर्मी पहले ही न करेंगी। चाइना, पाकिस्तान और JNK के अंदर मिलिटेंसी चल रही है। अभी मान लीजिए कल को ISI वहाँ पे इंडोर बना देती है, और जितने भी उनके BNP या दूसरे जमायत इस्लामी और जिहादी मेंटेलिटी के लोग तो बांग्लादेश में भी हैं। अभी कितने हैं मैं कह नहीं सकता, बट है। तो एक आधा फ्रंट, अगर हम पूरा फ्रंट मान के ना चलें तो आधा फ्रंट वहाँ पे खुलेगा। 3 फ्रंट के ऊपर लड़ने की हमारी कैपेबिलिटी है, ये सोच का विषय। और अगर हम कंटिन्यूसली अपनी जो वॉर वेजिंग या ये जो सिचुएशन, बॉर्डर सिचुएशन को टैकल करने की जो हमारी कैपेसिटी है, उसको अपग्रेड नहीं करते हैं, तो वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव वेरी वेरी एडवर्स प्रॉब्लम्स विद आवर कंट्री। क्योंकि एक बार इनको एक फुटहोल्ड भेजे, देखिए मणिपुर में अपनी प्रॉब्लम चल रही है, मिजोरम में अपनी प्रॉब्लम है, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, असम, प्रॉब्लम है।
और इंडिया जो है इस समय JNK के बीच में आधे तरीके से घुस चुका है, आधी फ्रंट वहाँ खुल जाएगी, 3 फ्रंट खुल जाएंगी। हमारी आर्मी बढ़ाने की जगह हम कम कर रहे हैं। हम कर सकते। तो ये इनको लेना चाहिए, एक सबक लेना चाहिए कि हो क्या रहा है, बिकॉज आपकी सीमा की सुरक्षा से बड़ी चीज कोई नहीं है। इकोनॉमी, यूक्रेन देखिए बहुत इकोनॉमिकली पावरफुल देश था, क्या लोग उसको इकोनॉमी देश का फैक्टर। देश की सुरक्षा को प्रथम। तो अगर आप सुरक्षित हैं, आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। आपकी सीमाएं अगर सुरक्षित नहीं है तो दैट नेशन इज डूम्ड। जमाल साहब, मेरा आखिरी सवाल और उसके बाद हम समाप्ति की ओर चलेंगे जो आज का कार्यक्रम है। भारत को इस समय अपने लोगों को, जो वहाँ पर हिंदू है, जो जिस तरह से उनको मारा जा रहा है, रेप की खबरें आ रही है, पूरे घर जला दिए जा रहे हैं, मंदिर तहस नहस हो गए हैं, क्या भारत, जिस तरह से पठानिया साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ को 2-2 कहना होगा कि आप इनकी रक्षा करिए, नहीं तो फिर आपको देखा जाएगा, या फिर इतना करने के बावजूद भी अगर वहाँ पर लोग नहीं सुधरते हैं तो कड़ा अक्षर भी क्या घुसना पड़ेगा? मैं इस चीज़ पर थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि दैट आज की तारीख में जो हमारा भारत सरकार का जो बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि दैट हम बांग्लादेश की हालात जो है वहाँ पर उस पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं, और हमारे जो वहाँ पर हिंदू परिवार है या जो धर्मस्थल हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए हम उनके साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं। तो मैं ये यकीन करता हूँ कि दैट, और मैं विश्वास रखता हूँ अपनी सरकार पर कि वो इस कथन के ऊपर में कायम है, तो वो काम भी कर रहे होंगे, जो कि डिप्लोमेटिक चैनल्स या ऑफ डिप्लोमेटिक चैनल्स जो वो काम कर रहे हैं वो हमें नहीं दिखते, लेकिन कर रहे होंगे। तो हमें थोड़ा अपना सरकार पर विश्वास रखकर ये चीज़ मान के चलना चाहिए कि यस, सरकार भी उतनी ही चिंतित है जितने हम चिंतित हैं हमारे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए या अपने धर्मस्थलों के लिए। बिल्कुल, जैसा आप पठानिया साहब और जमाल साहब आपने अपने अपने विचार रखे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को, वहाँ के धर्म स्थलों को बचाना चाहिए, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ साफ कर देता हूँ कि हम अपने सरकार पर बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं कि सरकार वहाँ पर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए नज़र रखे हुए जैसे बयान आ रहे हैं, लेकिन क्या नज़र रखना ही आखिरी पड़ाव होगा, या फिर जो हालात वहाँ पर दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, हर घंटे के बाद खबरें जो है वो अपडेट होती जा रही है कि कितने लोगों को मार दिया जा रहा है, जिंदा वहाँ पर जला दिया जा रहा है। अगर ये घटना और ज़्यादा तेज हो जाती हैं, आंकड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हिंदुओं को टारगेट करने की जो घटनाएं हैं वो और तेज हो जाती हैं, तो क्या भारत को कोई कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा? क्या भारतीय सेना को बांग्लादेश में अपने 120 लाख हिंदुओं को बचाने के लिए घुसना पड़ेगा? ये इंतजार रहेगा कि भारत सरकार का रुख क्या रहता है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।